हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आपके फेवरेट लर्निंग चैनल नॉलेज गेन पर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। ये चैप्टर आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम रिसोर्सेज के बारे में जानेंगे, उनके टाइप के बारे में पता लगाएंगे, रिसोर्स प्लानिंग और डेवलपमेंट किस तरह से किया जाता है उसके बारे में जानेंगे। इसके बाद हम लैंड और सॉइल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में हम बात करेंगे कुछ एमसीक्यूज की, जिसके सहारे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम के लिए। सबसे पहला सवाल हमारे सामने ये आता है कि रिसोर्सेस या संसाधन आखिर क्या हैं। तो ऐसी कोई भी चीज़ें जो मानव आवश्यकताओं को पूरा करती हैं उन्हें संसाधन कहा जाता है, लेकिन इनमें कुछ चीज़ों का पाया जाना बहुत ज़रूरी है। जैसे वो यूज़फुल होना चाहिए, दूसरा एक्सेसिबल होना चाहिए, हर किसी का रीच उस पर हो सके, तीसरा उसे समाज के अंदर स्वीकार्यता मिलनी चाहिए, समाज के द्वारा उसे एक्सेप्ट किया जाना चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ टेक्नोलॉजी, जो रिसोर्स को बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसके बाद हम बात करेंगे जियोग्राफर के एक मैजिक फार्मूला की, जिसके सहारे वो रिसोर्सेज को समझाते हैं। तो जियोग्राफर्स के अनुसार कोई भी चीज़ रिसोर्स तब या संसाधन तब बनती है जब उसमें नेचर, साथ में टेक्नोलॉजी और कुछ इंस्टीट्यूशन मिल जाएं। अकेले नेचर को हम एक रिसोर्स नहीं कह सकते, ह्यूमन नॉलेज के बाद ही उसको हम एक रिसोर्स कंसीडर कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम इसमें बात करें तो हमें सामने दिखाई देता है सबसे पहले नेचर। नेचर हमें रॉ मटेरियल देता है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। इसके बाद हम अपनी टेक्नोलॉजी के सहारे, अपने नॉलेज के सहारे उस रॉ मटेरियल को यूजफुल चीज़ों में बदलते हैं। इसके अलावा हम कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन बनाते हैं जो इन सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकें, और तभी कोई भी चीज़ रिसोर्स या संसाधन कहलाती है। इसके बाद हम बात करेंगे संसाधनों या रिसोर्सेज के टाइप की। तो जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, आपको अलग अलग तरह से रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन दिख रहा होगा। हम इन सबको बारी बारी से अब पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज के संसाधन जो हैं या रिसोर्सेज जो हैं, उनके क्लासिफिकेशन के 4 तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका ओरिजिन के बेस पे होता है, जिसे हम रिसोर्सेज को बायोटिक और एबायोटिक यानी जैव और अजैव संसाधनों में क्लासिफाई करते हैं। दूसरे तरीके से हम देखते हैं एग्जॉस्टिबिलिटी यानी समाप्ति क्षमता को। इसमें हम बात करते हैं रिन्यूअल और नॉन रिन्यूअल रिसोर्सेज की। तीसरा, जब हम बात करते हैं ऑनरशिप के बेस पे रिसोर्सेज की, तो इसमें इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत, कम्युनिटी यानी सामुदायिक, नेशनल और इंटरनेशनल रिसोर्सेज को हम काउंट करते हैं। नेक्स्ट, डेवलपमेंट या विकास के स्टेटस के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो हमारे पास पोटेंशियल, स्टॉक और रिजर्व, इस तरह से हम रिसोर्सेज को क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बायोटिक और एबायोटिक रिसोर्सेज की, यानी जैविक और अजैविक संसाधनों की। बायोटिक या जैविक, जैसा कि इनके नाम से ही हमें पता चलता है कि ये वो रिसोर्सेज हैं जो हमें बायोस्फीयर से मिलते हैं। यानी जब हम इन रिसोर्सेज की बात करते हैं तो इसमें हम सिर्फ लिविंग थिंग्स या जीवित चीज़ों की ही बात करते हैं, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, फिश या माइक्रोब्स और सूक्ष्म जीव। दूसरे, जब हम बात करते हैं एबायोटिक रिसोर्सेज की, तो ये वो सभी नेचर के पार्ट होते हैं
जो नॉन लिविंग होते हैं। इसमें हम रॉक्स, वाटर, एयर, सनलाइट और मेटल की बात करते हैं। अगर हम एक रियल लाइफ एग्जांपल देना चाहें तो हम कह सकते हैं कि कोल एक एबायोटिक रिसोर्स है, कोयला अजैविक है, जबकि समुद्र में पाई जाने वाली मछली जैविक है। इट्स वेरी सिंपल। दूसरा प्रकार या दूसरा टाइप जो हम रिसोर्सेज को देखते हैं उन्हें कहा जाता है रिन्यूएबल, नवीकरणीय, और नॉन रिन्यूएबल यानी अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय या रिन्यूएबल संसाधन वो होते हैं जिन्हें नेचर द्वारा दोबारा से फुलफिल किया जा सकता है, जैसे सन, विंड, वाटर और फॉरेस्ट। दूसरे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस ऐसे रिसोर्सेस होते हैं जिन्हें बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, गैस आदि। इन दोनों में कुछ जो की फैक्ट हैं वो जानने के लिए जरूरी हैं कि जो रिन्यूएबल रिसोर्सेस हैं वो प्राकृतिक रूप से या नेचर उन्हें दोबारा से बना सकती है। दूसरा, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस के बनने में लाखों वर्ष लगते हैं, इसलिए इन्हें दूसरे नाम एग्जॉस्टिबल और इनएग्जॉस्टिबल नाम से भी हम बुलाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे ऑनरशिप के बेस पे रिसोर्सेज के क्लासिफिकेशन की। सबसे पहले इसमें होते हैं इंडिविजुअल या व्यक्तिगत संसाधन, जैसे खेत, घर या बागान, प्लांटेशन। दूसरा जो इसमें हम टाइप देखते हैं वो होते हैं कम्युनिटी रिसोर्सेस, जो सभी के काम में आते हैं, जैसे तालाब या पब्लिक पार्क। तीसरा हम बात करते हैं नेशनल रिसोर्सेज की, जो किसी एक देश के अंदर पाए जाते हैं, जैसे मिनरल्स, रिवर्स, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ। और चौथे टाइप के जो रिसोर्सेज होते हैं वो हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज, यानी 200 समुद्री मील से बाहर के जो भी संसाधन होते हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा मैनेज किया जाता है, उन्हें हम कहते हैं इंटरनेशनल या अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अब अगला टाइप जो लास्ट टाइप है इसका, जिसमें हम बात करते हैं डेवलपमेंट के बेसिस पे क्लासिफिकेशन, तो इसमें सबसे पहले आते हैं पोटेंशियल। ऐसे रिसोर्सेज जो किसी क्षेत्र या रीजन में पाए जाते हैं लेकिन इनका यूज अभी तक नहीं हो रहा है, जैसे राजस्थान में पवन ऊर्जा। दूसरे होते हैं डेवलप्ड रिसोर्सेज या विकसित संसाधन, ऐसे संसाधन जिनका सर्वे किया जा चुका है, जिन्हें मेजर किया जा चुका है और हम उनका यूज भी करते हैं। क्वालिटी और क्वांटिटी के बारे में हम इन रिसोर्सेज की जानते हैं। तीसरा आता है स्टॉक, जिसमें ये रिसोर्स हमारे पास हैं लेकिन इनके लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी बहुत कम है, जैसे फ्यूल के रूप में हम हाइड्रोजन को देख सकते हैं। अगले रिसोर्स की अगर हम बात करते हैं तो वो आते हैं रिजर्व। रिजर्व भी स्टॉक का ही हिस्सा होते हैं। मौजूदा जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है उसी से हम इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन इन्हें अभी शुरू नहीं किया गया है। इसके अलावा एक फैक्ट जिसके बारे में आपको जानना चाहिए कि बांधों में जो पानी होता है वो रिजर्व है, हमारे पास उसके लिए टेक्नोलॉजी है लेकिन अभी तक हम उसका पूरी तरह यूज नहीं कर पाए हैं। इसके बाद हम बात करेंगे ऐसी प्रॉब्लम्स की, ऐसी समस्याओं की जो रिसोर्सेस को ज़्यादा यूज करने से हमारे सामने दिखाई देती हैं। जब हम किसी भी रिसोर्स का बिना सोचे समझे और एक्सप्लॉयटेशन करना शुरू कर देते हैं तो इसकी वजह से बहुत सारे ग्लोबल क्राइसिस होने लग गए हैं, जिसमें हम बात करते हैं एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन की, या फिर हम बात करते हैं सामाजिक आर्थिक विषमता की, या फिर हमारे रिसोर्सेस में कमी की। ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो हमारे सामने आती हैं रिसोर्स के ओवर यूज से। यहाँ पर आपको मैं एक एग्जाम टिप देना चाहूँगा कि ये क्वेश्चन 3 नंबर या 3 मार्क्स का एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो रिसोर्सेस के ओवर एक्सप्लॉयटेशन की
वजह से हमारे सामने आती हैं। तो ये स्लाइड आपके लिए उसका जवाब है या आंसर है। अगली चीज हम बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की या सतत विकास की। एक ऐसा विकास जो आज की हमारी नीड्स को तो पूरा करे ही साथ हमारी फ्यूचर जनरेशन की नीड्स के लिए भी प्रिपेयर रहे। इसमें बैलेंस नीड्स की बात की जाती है, यानी हमें आज की जरूरतें पूरी करनी चाहिए लेकिन हमें आने वाले कल को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। दूसरा, प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट, हमें अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए ताकि वो हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी यूजफुल हो सके। और तीसरा, सोशल इक्विटी या सामाजिक समानता, सभी के लिए रिसोर्सेस एक्सेसिबल हो सके। इसी चीज में अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हुए आगे बढ़ते हैं तो हमें एक चीज के बारे में जानने को मिलता है, रियो अर्थ समिट के बारे में। ये अर्थ समिट 1992 में ब्राजील की रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जून 1992 की, जिस समय इस कॉन्फ्रेंस को बुलाया गया था, इसमें 172 कंट्रीज के लीडर जो थे वो ज्वाइन हुए थे। इन्होंने एक योजना बनाई, फ्यूचर के लिए एक प्लान बनाया जिसे कहा गया एजेंडा 21 या एजेंडा 21। इसमें कुछ ऐसे निर्णय लिए गए जो सभी देशों को वैश्विक तौर पर उनसे लड़ना था। एजेंडा 21 का जो नाम है वो लिया गया है 21st सेंचुरी के लिए, यानी ये एक फ्यूचर के लिए प्लान बनाया गया था। अब एजेंडा 21 में कौन से हमारे मेजर की पॉइंट इन्वॉल्व हैं? इसमें हम 3 तरह के की पॉइंट्स की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एनवायरनमेंट की, जो हमारे एनवायरनमेंट से जुड़े हैं, जिसमें हमें फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, ओशन को प्रोटेक्ट करना है, एयर और बायोडाइवर्सिटी का प्रोटेक्शन हमें करने के लिए तैयार होना होगा। दूसरा, इकोनॉमिक की जब हम बात करते हैं तो इकोनॉमी में ग्रोथ इस तरह हमें देखनी होगी जिससे हम नेचर को कम से कम हार्म पहुंचाएं। तीसरा, जो सोसाइटी से जुड़े हुए की पॉइंट हैं उनमें हमें गरीबी से लड़ना, स्वास्थ्य को इम्प्रूव करना और सभी के लिए समान पहुंच सुनिश्चित करना शामिल है। अब एजेंडा 21 आखिर है क्या? एजेंडा 21 रियो समिट 1992 का एक एक्शन प्लान था। हर कंट्री को कहा गया कि वे अपने लेवल पे 21 एजेंडा बनाएं और यह जो नाम था 21st, ये लिया गया था 21st सेंचुरी से, जिससे हम इसे फ्यूचर के लिए एक प्लान के रूप में देख सकते थे। इसके बाद बात करेंगे हम रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया की। इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग किस तरह की जाती है? तो इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग के 3 मेन स्टेप्स हैं। सबसे पहले सर्वे किया जाता है और इन्वेंट्री का पता लगाया जाता है। उस सर्वे के बेस पे हम एक प्लानिंग फ्रेमवर्क बनाते हैं और फिर उसके हिसाब से अपने लिए नेशनल प्लान को तैयार करते हैं। रिसोर्स प्लानिंग में की फैक्ट क्या है? सबसे पहले, भारत के पास अच्छे रिच रिसोर्सेस हैं लेकिन उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इवनली नहीं है। जैसे अगर हम बात करते हैं झारखंड की, वहाँ मिनरल्स पाए जाते हैं, राजस्थान में सोलार एनर्जी के लिए पोटेंशियल है और केरल में फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो रिसोर्स प्लानिंग जो है वो हर स्टेट के लिए समान उपयोग सुनिश्चित करती है हमारे रिसोर्सेस का। इसके बाद रिसोर्सेस प्लानिंग इंपॉर्टेंट क्यों है? आखिर हम क्यों रिसोर्स को प्लानिंग की बात करते हैं? तो सबसे पहले हमें ध्यान देना होता है कि हम बैलेंस बना सकें रिच और पुअर एरियाज में। इसके लिए हमें जरूरत होती है रिसोर्स प्लानिंग की। दूसरा, हमें प्रिवेंट करना होता है ओवर एक्सप्लॉयटेशन किसी भी चीज रिसोर्स का। अगला, ड्राइव डेवलपमेंट, संसाधनों का जो विकास है वो हमें योजनाओं को पूरा करने में मदद करता है। इसके अलावा अगर हम अनप्लान कोई भी चीज करते हैं
तो हमें हमेशा उसका लॉस उठाना पड़ा है। इस चीज से बचने के लिए भी हम रिसोर्स को प्लान करते हैं। अब अगर हम बात करें रियल लाइफ एग्जांपल की, तो हम देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़, जिसमें बहुत सारे मिनरल्स हैं, लेकिन इकोनॉमिकली वो एक बैकवर्ड या आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। ये साबित करता है कि संसाधन होने से ही डेवलपमेंट नहीं हो जाता, उसके लिए एक बेटर प्लानिंग की जरूरत होती है। यानी प्लानिंग और रिसोर्सेस जब साथ मिलकर काम करते हैं तो उसी से हम ट्रू डेवलपमेंट की तरफ पहुंचते हैं। अब हम बात करेंगे हमारे सबसे मेजर रिसोर्स लैंड की। लैंड जो है उसे जब हम रिसोर्स के रूप में देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये हमारी लाइफ, हमारी इकोनॉमी और हमारे इकोसिस्टम को सहारा देती है। इसमें अगर हम बात करें तो इसमें कई तरह के लैंड टोपोग्राफी पाई जाती है, जैसे माउंटेन्स जिसमें रिवर, जिनसे हमें रिवर्स मिलती हैं, फॉरेस्ट उनमें पाए जाते हैं, टूरिज्म हमें उनसे मिलता है और पास्चर्स भी हमारे जानवरों के लिए उसमें पाए जाते हैं। दूसरे हम बात करते हैं प्लेन्स की। प्लेन्स में सबसे ज्यादा फार्मिंग और इंडस्ट्री पाई जाती है। इसके अलावा लोग रहने के लिए भी प्लेन्स को ही सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। तीसरे आते हैं प्लेटूज यानी पठार, जिसमें मिनरल्स होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं और साथ ही उसमें वाइल्ड लाइफ पाई जाती है। इंडिया के पास 329 मिलियन हेक्टेयर लैंड है। ये दुनिया के सबसे बड़े भूमि क्षेत्रों में से एक माना जाता है। तो इस तरह हम लैंड को एक रिसोर्स की तरह भी देखते हैं। अगली चीज जो हमारे सामने आती है लैंड यूटिलाइजेशन की। तो इंडिया जो है वो अपने लैंड यूज के लिए 8 कैटेगरी में इसे बांटता है और एग्जाम के लिए हर कैटेगरी को जानना जरूरी है। सबसे पहली जिस कैटेगरी की हम बात करते हैं वो होता है फॉरेस्ट। इसमें प्रोटेक्टेड और रिजर्व दोनों तरह की लैंड को देखा जाता है। नेक्स्ट होती है नॉट फॉर कल्टीवेशन, जिसमें हमारी बंजर जमीन होती है, इसमें हमारे माउंटेन्स होते हैं और रोड्स की बात की जाती है। दूसरे अनकल्टिवेटेड लैंड, अगला पार्ट जो है जिसमें पास्चर और वेस्टलैंड की बात होती है। इसके बाद हम फैलो लैंड की बात करते हैं, ऐसी लैंड जिसे रिकवर करने के लिए छोड़ा गया है। अगली चीज नेट सोन एरिया NSA, जिसमें हम ये देखते हैं कि एक ईयर में उसमें क्रॉप कितनी बोई गई। इसके बाद आता है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। फिर आते हैं हमारे परमानेंट पास्चर जो ग्रेजिंग लैंड या चराने के लिए जमीन होती है, और इसके अलावा ट्री क्रॉप्स पाई जाती हैं अलग अलग। नेट सोन एरिया जो है और उसके साथ एक बार से अधिक बोई गई जो भूमि है उसे हम साथ में मिलाकर कहते हैं ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। इसके बाद अगर हम बात करते हैं लैंड यूज पैटर्न की इंडिया में, तो उसमें हमें जानने को मिलता है कि इंडिया का कुल एरिया जो है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। लेकिन कुछ हिस्सों का हमारे पास डेटा नहीं होने की वजह से हमारे पास सिर्फ 93% एरिया का ही डेटा है। इसमें से 23% फॉरेस्ट कवर है, जो कि हमारे 33% गोल से बहुत कम है। 54% नेट सोन एरिया है, इसमें पंजाब और हरियाणा में सबसे ज्यादा 80% है। इसके बाद हमारे पास 5% फैलो लैंड भी है, जिसे हम टेम्परेरीली अनकल्टिवेटेड लैंड भी कहते हैं। तो क्या आपको पता है कि अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और अंडमान निकोबार आइलैंड का 60% से ज्यादा एरिया फॉरेस्ट के अंडर आता है। अब क्योंकि लैंड के कई सारे यूज होते हैं तो हमारे लिए उसका डिग्रेडेशन एक क्राइसिस बन के सामने आता है। अब लैंड डिग्रेडेशन का मतलब क्या है या भूमि क्षरण का क्या मतलब होता है? भूमि क्षरण या लैंड डिग्रेडेशन का मतलब होता है कि भूमि की गुणवत्ता यानी क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी का कम हो जाना, और इसके होने के कई रीजन हैं, जिसमें सबसे पहला रीजन है माइनिंग एंड क्वेरिंग। इससे जमीन को नुकसान होता है। खुले गड्ढों की वजह से हमारा जो वेजिटेशन है वो भी डिस्ट्रॉय होता है।
जैसा हमें देखने को मिलता है झारखंड और छत्तीसगढ़ में। इसके बाद ओवर इरिगेशन भी है। जब हम जरूरत से ज्यादा इरिगेशन करते हैं तो इससे सैलिनिटी बनती है। इस चीज को हम देख सकते हैं पंजाब, हरियाणा और यूपी में। इसके बाद अगली चीज है डिफॉरेस्टेशन, जिसकी वजह से पेड़ जमीन से हट जाते हैं और इसकी वजह से धरती का कटाव और बाढ़ या फ्लड दोनों के आने की संभावना बढ़ती है। फाइनल जो चीज है वो है ओवरग्रेजिंग, जिसकी वजह से सूखे इलाकों में मिट्टी की गुणवत्ता कम हो जाती है, जैसे राजस्थान, गुजरात और एमपी। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि अगर लैंड का इस तरह से क्षरण या डिग्रेडेशन होता है तो हम उसके संरक्षण या कंजर्वेशन के लिए क्या कर सकते हैं। तो हमें इन चीजों को एग्जाम से रिलेटेड करके देखना होगा, जो एग्जाम में आने वाले मेन मेथड हैं। सबसे पहला मेथड है एफोरेस्टेशन, यानी जहां भी जमीन पर पेड़ या ट्रीज कम हैं वहां पे पेड़ लगाए जाएं। दूसरा, प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ एफ्लुएंट्स, यानी छोड़ने से पहले कोई भी जो हमारे पास अपशिष्ट पदार्थ हैं उनका उपचार किया जाए। अगली चीज होती है कंट्रोल्ड ग्रेजिंग। हमें ज्यादा चराई रोकने के लिए ग्रेजिंग को कम करना चाहिए। इसके बाद वेस्टलैंड को बचाने के लिए हमें साइंटिफिक तरीकों से सुधारना चाहिए ताकि हम उसे अच्छे से सुधार सकें। इसके बाद अगली चीज आती है सॉइल यानी मृदा, जो हमारा साइलेंट सुपरस्टार भी होता है। मृदा या सॉइल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्स है जो पौधों और खेती के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसके बनने में कुछ ऐसे फैक्टर हैं जिनकी वजह से सॉइल का फॉर्मेशन होता है। इन फैक्टर में सबसे पहला फैक्टर है टेम्परेचर या तापमान, जिसकी वजह से अपक्षय, वेदरिंग और डीकम्पोजिशन की स्पीड में कमी या इंक्रीज होता है। नेक्स्ट, वाटर या पानी, जो मिनरल्स को ले जाके सॉइल में सपोर्ट करता है लाइफ को। अगला जो हम बात करते हैं वो है ऑर्गेनिक मैटर, जिसकी वजह से सॉइल में न्यूट्रिएंट्स ऐड होते हैं और सॉइल का टेक्सचर सुधरता है। लास्ट चीज आती है टाइम। टाइम में अगर हम बात करें तो सॉइल को बनने में हजारों साल लगते हैं। अगर हम बात करें तो मिट्टी की 1 सेंटीमीटर परत बनने में लगभग 1000 साल लग जाते हैं। अब तो हमने यहाँ बात की कुछ ऐसे फैक्टर की जो सॉइल के फॉर्मेशन में काफी यूजफुल होते हैं, लेकिन सॉइल फॉर्मेशन में किस चीज का योगदान होता है उसकी अगर हम बात करें तो उसमें आते हैं पेरेंट रॉक, क्लाइमेट, बायोलॉजिकल एक्टिविटी और टोपोग्राफी। ये सभी फैक्टर मिलकर मिट्टी के रंग, बनावट, रसायन केमिस्ट्री और फर्टिलिटी को डिसाइड करते हैं कि इन सब चीजों का कितना योगदान पाया जाएगा। अब आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। इसमें आपको इंडिया में पाए जाने वाली डिफरेंट सॉइल का टाइप दिखाई दे रहे होंगे। अगर हम बात करते हैं यहाँ तो मेजरली इंडिया में 6 टाइप ऑफ सॉइल पाई जाती है। एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लेटेराइट सॉइल, एरिड सॉइल एंड द लास्ट इज फॉरेस्ट सॉइल। अब हम एक एक करके इन सभी सॉइल के टाइप के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एलुवियल सॉइल यानी जलोढ़ मिट्टी की, जो इंडिया की सबसे ज्यादा फर्टाइल सॉइल होती है। ये मिट्टी इंडिया में सबसे ज्यादा एरिया में भी पाई जाती है। अगर हम बात करें कि कहाँ पे ये पाई जाती है तो इसके मेनली पाए जाने के जो रीजन हैं वो है पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल। इसके अलावा ये डेल्टा और कोस्टल प्लेन्स में भी पाई जाती है। अगर हम इसकी बात करें तो ये सॉइल रिवर द्वारा डिपॉजिट की जाती है, खास तौर पे इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा। ये मिट्टी पोटाश, फॉस्फोरिक एसिड और लाइम से भरी हुई होती है। इसके 2 टाइप पाए जाते हैं। सबसे पहले खादर, जिसे हम न्यूअर सॉइल के नाम से भी जानते हैं,
ये ज़्यादा फर्टाइल होती है। दूसरी होती है भांगर, जो ओल्डर है लेकिन ये लेस फर्टाइल है। ये एक डिफरेंस जो है वो फेवरेट एग्जाम क्वेश्चन भी बनता है। अगली बात हम करेंगे ब्लैक सॉइल की, जिसे कॉटन क्वीन भी कहा जाता है, क्योंकि ये कपास के लिए सबसे अच्छी होती है। इसे रेगुर सॉइल भी कहा जाता है। इसके जो रीजन हैं वो हैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश। ये बहुत ही बारीक चिकनी मिट्टी है जो गीली होने पर फूल जाती है और सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती हैं। इसमें पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट हैं कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन और फास्फोरस, हालांकि इसमें काफी कम पाया जाता है। इसमें उगाई जाने वाली कुछ क्रॉप्स हैं कपास यानी कॉटन, इसके अलावा वीट, ज्वार, अलसी, टोबैको और सिट्रस फ्रूट भी इसमें उगाए जाते हैं। नेक्स्ट सॉइल आती है रेड एंड येलो सॉइल। ये सॉइल इग्नियस रॉक्स से बनती है। इसमें आयरन की वजह से ये लाल रंग की दिखाई देती है। इसके जो एरिया है या रीजन है वो है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, सदर्न मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। क्योंकि इसमें लोहे के ऑक्साइड पाए जाते हैं तो ये लाल रंग की दिखाई देती है, लेकिन जब इसमें पानी मिल जाता है तो ये पीली भी नजर आती है। इसमें अगर हम अच्छी तरह इरिगेशन करें तो इसमें धान, गेहूं और बाजरा उगाए जा सकते हैं। अगर हम रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात करें तो तमिलनाडु और तेलंगाना के कई हिस्से लाल मिट्टी पे बने हैं, इसलिए इसमें सिंचाई जरूरी है। इसके बाद आती है लेटराइट सॉइल, हॉट एंड ह्यूमिड। लेटराइट मिट्टी तब बनती है जब हाई टेम्परेचर और बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से निक्षालन या लीचिंग की प्रोसेस होती है। इसकी वजह से जो इसके न्यूट्रिएंट होते हैं वो धुलकर मिट्टी से बाहर निकल जाते हैं। ये मिट्टी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, एमपी, असम हिल और उड़ीसा में पाई जाती है। इसमें उगने वाली मेन क्रॉप्स हैं टी, कॉफी एंड कैश्यू। इसके कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो इसमें आयरन और एल्यूमिनियम रिच होता है और ये एसिडिक होती है क्योंकि इसकी लीचिंग हो जाती है। इसके अलावा आप नीचे एक एग्जाम टिप भी देख सकते हैं। नेक्स्ट सॉइल आती है एरिड सॉइल या डेजर्ट सॉइल। क्योंकि सूखी मिट्टी होती है ये, तो इसमें ह्यूमिडिटी कम, सॉल्ट ज़्यादा और ह्यूमस बहुत कम होता है। इसकी लोकेशन है राजस्थान, गुजरात के कुछ हिस्से, सदर्न पंजाब के सेमी एरिड और एरिड रीजन। इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये एक सैंडी होती है, पोरस होती है यानी छिद्र वाली होती है। इसका रंग लाल से ग्रे तक पाया जाता है। इसमें नमक बहुत ज़्यादा होता है और इसके अंदर कंकड़ होते हैं जो वाटर मूवमेंट को ब्लॉक करते हैं। अगर हम इसमें इरिगेशन करते हैं तो इसमें बाजरा और ज्वार उगाया जा सकता है। अगली आती है फॉरेस्ट सॉइल, नेचर्स आउन सॉइल यानी प्रकृति की अपनी मिट्टी। ये दो तरह की है, माउंटेन फॉरेस्ट सॉइल और लोअर हिल सॉइल। घाटी की ढलानों पे पाई जाने वाली माउंटेन फॉरेस्ट सॉइल है। इसमें ऊपरी ढलानों पे मोटे कण पाए जाते हैं, जबकि जो लोअर हिल सॉइल है वो चाय, मसाले और नकदी फसलों के लिए ज़्यादा जरूरी होती है। जिन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ ये मिट्टी अम्लीय होती है और घाटियों में काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ भी होती है। इसके गुण इसके स्थान पे निर्भर करते हैं। तो ये तो बात की हमने भारत में पाई जाने वाली सॉइल की। आगे हम बात करते हैं सॉइल इरोजन, एक साइलेंट थीफ की। जब मिट्टी को हटाने का काम वाटर और एयर करती हैं तो इसकी वजह से मिट्टी की उपजाऊ परत ऊपर से हट जाती है और इसी को हम सॉइल इरोजन कहते हैं। इसके भी कुछ प्रकार हैं, जैसे गली इरोजन, जिसमें हम बात करते हैं जब बहता पानी चिकनी मिट्टी में गहरी खाइयां बना देता है तो इसे गली इरोजन कहा जाता है। इसी तरह अगर पानी बहुत बड़े एरिया की मिट्टी को ऊपर से सेम तरीके से बहा के ले जाए तो उसे शीट इरोजन कहते हैं, और अगर हवाएं बारीक मिट्टी को उड़ाती हैं तो उसे विंड इरोजन कहा जाता है। अगर हमें बात करें गली इरोजन की
तो चंबल घाटी में गली इरोजन की वजह से ही वेटलैंड या बीहड़ बनते हैं। अब बात करेंगे हम कि इससे कैसे निपटा जाए, कैसे हम इरोजन से निपट सकते हैं। तो इसके लिए एक तो हम कर सकते हैं काउंटर प्लोइंग और टेरेस फार्मिंग। काउंटर प्लोइंग ढलान के आर पार जुताई होती है, इससे वाटर फ्लो जो होता है वो स्लो हो जाता है और इरोजन भी कम होता है। टेरेस फार्मिंग पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है, जिसके लिए पहाड़ों पर सीढ़ी नुमा खेत बनाए जाते हैं और हर सीढ़ी मिट्टी और पानी को रोकती है। अगर हम यहाँ बात करें कंटोर प्लोइंग या समोच्च जुताई की, तो ढलान के आर पार की जाती है, जबकि सीढ़ीदार खेती जो है वो ढलान पे सीढ़ियां होती हैं, इसलिए इन्हें आपस में ना मिलाएं। इसके बाद आता है स्ट्रिप क्रॉपिंग। अगर हम खेत में पट्टियों में फसलें लगाते हैं बारी बारी, तो ये भी इरोजन को रोकती हैं। और शेल्टर बेल्ट यानी खेतों के किनारे पेड़ों की अगर हम लाइन लगा देते हैं तो उससे भी हम इरोजन को रोक सकते हैं। अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल की बात करते हैं तो हमारे पास इसका एक सबसे बेस्ट एग्जांपल अफ्रीका की ग्रेट ग्रीन वॉल है। ये साहिल रीजन में 8000 किलोमीटर तक फैली हुई है। तो इस तरह हमने देखा सॉइल कंजर्व करने के मेथड। आप उन चारों मेथड को एक जगह इस स्लाइड पे भी देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अपना नॉलेज टेस्ट करने की। तो यहाँ पर आपके लिए 5 MCQ दिए गए हैं जिनको आपको सॉल्व करना है और उनके आंसर मुझे कमेंट में बताने हैं। ये है आपका दूसरा क्वेश्चन, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन ये है, और इन सभी क्वेश्चन के आंसर मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नॉलेज गेन के साथ सीखते रहें। कीप लर्निंग, कीप गेनिंग। जय हिंद।